भटके सीधे शुरुआत करते हैं। अगर हम अपनी पहली स्लाइड यानी स्थापना और इतिहास की बात करें तो यहाँ पहली महत्वपूर्ण तारीख जो सामने आती है वो है 17 सितंबर 1997। जी, 17 सितंबर 1997। ये वो दिन था जब औरैया को एक नया और स्वतंत्र जिला बनाया गया था। मतलब ये पहले किसी और जिले का हिस्सा था, राइट? बिल्कुल। औरैया को एटावा जनपद से अलग करके बनाया गया था। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बड़ा ही सामान्य सा पैटर्न होता है। वो क्या? अक्सर परीक्षक नए जिले के स्थापना वर्ष से ज्यादा उस मूल जिले के बारे में पूछ लेते हैं जिससे उसे अलग किया गया था। अच्छा, तो मतलब इटावा का नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि 90 के दशक में यूपी में कई जिले बने थे, तो तारीखों में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इटावा याद रहेगा तो सवाल गलत नहीं होगा। और इसी स्लाइड में एक और अतिरिक्त जानकारी भी है। इस विभाजन के बाद नए जिले में मुख्य रूप से 2 तहसीलों को शामिल किया गया था। एक तो खुद औरैया और दूसरी बिधुना। सही कहा। बिधुना का नाम भी बहुत बार मिलान वाले सवालों में आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्लाइड 3 पर आते हैं, जो कि भौगोलिक स्थिति के बारे में है। भूगोल से तो हमेशा ठोस सवाल बनते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे पहला पॉइंट है नदी। औरैया यमुना नदी के तट पर स्थित है। जी, यमुना के किनारे बसे होने से इसका ऐतिहासिक और व्यापारिक महत्व भी बढ़ जाता है। और अगर मुख्यालय की बात करें तो औरैया जिले का मुख्यालय स्वयं औरैया ही है। हाँ, इसमें कैंडिडेट्स को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यालय का नाम सेम ही है, लेकिन जो बुनियादी भौगोलिक तथ्य है जो याद रखना है वो है इसका क्षेत्रफल, जो कि 2016 वर्ग किलोमीटर है। जी, 2016 वर्ग किलोमीटर। अब इसे याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक हो सकती है। वो साल वाली ट्रिक। हाँ बिल्कुल, 2016 एक वर्ष भी तो था, तो बस दिमाग में ये बिठाना है कि 2016 के साल से औरैया का क्षेत्रफल जुड़ा है। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। एग्जाम के भारी दबाव में भी ये 2016 वाला आंकड़ा आसानी से क्लिक कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। चलिए अब थोड़ा आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति की तरफ चलते हैं, स्लाइड 4 पर। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसमें प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों की एक सूची है, जैसे देवकली मंदिर, गुरैया मंदिर और बड़ी देवी मंदिर। देखिए, ये जो स्थानीय मंदिर होते हैं ना, ये राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत खास होते हैं। वो इसलिए क्योंकि बड़े और राष्ट्रीय स्मारकों के बारे में तो सबको पता होता है। एग्जैक्टली। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्षेत्रीय लोक संस्कृति की कितनी गहरी समझ है। लेकिन इस स्लाइड में एक और बहुत ही रोचक तथ्य है जो अक्सर लोगों को फंसा देता है। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। मुख्य नृत्य के रूप में यहाँ बंजारा नृत्य का जिक्र है। बिल्कुल, बंजारा नृत्य। सच कहूं तो बंजारा नाम सुनकर दिमाग तुरंत राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश के किसी हिस्से की तरफ चला जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। कला और संस्कृति के जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें परीक्षक जानबूझकर ये विकल्प देते हैं ताकि स्टूडेंट बुंदेलखंड या राजस्थान टिक कर दे। हाँ, ये एक प्रॉपर ट्रैप क्वेश्चन है। बंजारा नृत्य औरैया की एक बहुत ही विशेष सांस्कृतिक पहचान है और इसे सीधे तौर पर याद रखना चाहिए। ये तो सच में मेरिट लिस्ट में रैंक तय करने वाला सवाल बन सकता है। एकदम सही। अच्छा, अब स्लाइड 5 पर आते हैं, जो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स की बात करती है। इसमें सबसे पहले जनसंख्या का आंकड़ा है 13,79,545। देखिए, जनसंख्या का ये जो 7 अंकों का एग्जैक्ट फिगर है, ये शायद सीधे ना पूछा जाए, लेकिन ये जिले के साइज का एक आइडिया दे देता है। हाँ, एक मोटा मोटा खाका बन जाता है दिमाग में। पर असली फोकस जिस पर होना चाहिए वो है लिंगानुपात। जी, यहाँ का लिंगानुपात 864 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं। और जनसांख्यिकी के ये सटीक आंकड़े हमेशा से परीक्षाओं के लिए बहुत अहम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत करीब के दिए जाते हैं ना। बिल्कुल, परीक्षक 846, 864, 866 ऐसे विकल्प देंगे। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में तो ऐसे ऑप्शंस देख के पसीना आ जाता है। हाँ, इसीलिए 864 के इस नंबर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिमाग में छापना होगा। सही बात है। अब इसी जनसांख्यिकी के अगले हिस्से पे चलते हैं, स्लाइड 6 और 7, जहां साक्षरता दर की बात की गई है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। बिल्कुल। पहले मैं बेसिक आंकड़े बता देता हूँ। कुल साक्षरता दर है 78.9%, जिसमें पुरुष साक्षरता 86.1% है और महिला साक्षरता 70.6% है। ये जो पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर है, ये तो एक सामान्य सामाजिक पैटर्न दिखाता है, लेकिन स्लाइड 7 पर जो जानकारी है वो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। आहा मोमेंट मतलब कोई बहुत ही विशेष उपलब्धि। जी, इसे तो परीक्षा की तैयारी करने वालों को डबल स्टार मार्क कर लेना चाहिए।
औरैया जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जनपद है। ओहो, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर, ये तो वाकई चौंकाने वाला तथ्य है। बिल्कुल है, क्योंकि आमतौर पर जब हम हाई लिटरेसी या उच्च साक्षरता की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या कोई बड़ा शहर जहां बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हों। सही कहा, लेकिन यूपी जैसे विशाल राज्य में जहां एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी है, वहां सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता का रिकॉर्ड औरैया के नाम होना एक बहुत बड़ी बात है। तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इसलिए आकर्षक है क्योंकि ये कॉमन अजम्पशन को तोड़ता है। एकदम सही, जो बिना गहराई के पढ़े जाएगा वो गौतम बुद्ध नगर टिक कर देगा, लेकिन सही जवाब औरैया है और इस चर्चा का ये सबसे बड़ा टेक अवे होना चाहिए। वाकई ये बहुत ही शानदार जानकारी थी। चलिए अब साक्षरता से अर्थव्यवस्था की तरफ रुख करते हैं। स्लाइड 8 पर एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना की बात की गई है। ओडीओपी तो आजकल हर एग्जाम का हॉट टॉपिक है। बिल्कुल, और औरैया के लिए जो उत्पाद चिन्हित है वो है दुग्ध प्रसंस्करण, और उसमें भी विशेष रूप से देशी घी। जी, देशी घी। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वो कैसे? देखिए, इससे पता चलता है कि यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। कच्चा दूध हर जगह होता है, पर उसे प्रोसेस करके उसकी ब्रांडिंग करके ओडीओपी के तहत पूरे देश में भेजना, ये स्थानीय किसानों और पशुपालकों की आय को सीधे बढ़ाता है। मतलब ये परंपरा को व्यापार से जोड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर कृषि और पशुपालन से थोड़ा आगे बढ़ें तो स्लाइड 9 पर औद्योगिक एवं अनुसंधान का जिक्र है। यहाँ एक प्रमुख संस्थान का नाम है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र। ये एक और ऐसा पॉइंट है जो पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, क्योंकि रेशम या सिल्क का नाम आता ही तो सीधा वाराणसी याद आता है, यूपी में। यही तो बात है, वाराणसी अपनी साड़ियों के लिए मशहूर है, इसलिए सबको लगता है कि अनुसंधान केंद्र भी वहीं होगा। पर वो औरैया में है। जी, और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नजरिए से ये सवाल बहुत संभावित हो जाता है एग्जाम के लिए। और इसी स्लाइड में एक प्रस्तावित परियोजना भी है, प्लास्टिक सिटी या प्लास्टिक पार्क दिबियापुर। हाँ, दिबियापुर, ये नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए। प्लास्टिक सिटी का मतलब क्या है? क्या वहाँ सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने या ऐसा कुछ बनेगा? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। प्लास्टिक पार्क का मतलब है कि सरकार वहाँ एमएसएमई के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाएगी। अच्छा। हाँ, मतलब प्लास्टिक मोल्डिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, एक ही जगह पर निर्बाध बिजली और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा। तो दिबियापुर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है। और दिबियापुर नाम सच में बार बार आ रहा है, क्योंकि हमारी जो अगली स्लाइड है, स्लाइड 10, ऊर्जा क्षेत्र, उसमें भी दिबियापुर ही छाया हुआ है। बिल्कुल, ऊर्जा क्षेत्र में सबसे पहला नाम एनटीपीसी दिबियापुर का ही आता है। जी। ये एक बहुत बड़ा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है जो राज्य के पावर ग्रिड को स्टेबिलिटी देता है। लेकिन इसी स्लाइड में जो दूसरा तथ्य है, हाँ, वो तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा स्टार मार्क वाला पॉइंट है। बिल्कुल, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट, फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ यूपी। ये तकनीक अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। तैरता हुआ सोलर प्लांट मतलब सच में पैनल्स पानी के ऊपर तैरते हैं? जी हाँ, इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्ट्रक्चर पर पानी की सतह के ऊपर लगाया जाता है। फिर इसका फायदा क्या है? जमीन पर ही लगा लेते? इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला तो यही कि सोलर पार्क्स के लिए जो सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए होती है, उसकी बचत हो जाती है। वो जमीन खेती के काम आ सकती है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। और दूसरा फायदा? दूसरा एक वैज्ञानिक फायदा है। जब पैनल्स पानी के ऊपर होते हैं तो नीचे से उन्हें एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। अच्छा, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होते? बिल्कुल, और ठंडे रहने की वजह से उनकी जो बिजली बनाने की एफिशिएंसी है वो जमीनी पैनल से कहीं ज्यादा होती है। साथ ही पानी का इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण भी कम होता है। वाह, ये तो करंट अफेयर्स और एनवायरनमेंट दोनों ही सेक्शन के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। एकदम सही।